हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार स्टेट पेपर 1 में पूछे गए सोशल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करेंगे, वो भी यूथ कंपटीशन टाइम्स के बुक के अकॉर्डिंग। और इसके पहले के वीडियोस में भी हमने बिहार स्टेट पेपर 1 में पूछे गए सोशल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को आपके साथ डिस्कस किया है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे जाके देख सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 17 सितंबर 2020 के शिफ्ट 1 में पूछे गए क्वेश्चंस का ही डिस्कशन आपके साथ करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच स्थित था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, सिंधु तथा झेलम। तक्षशिला एक प्राचीन नगर था जो सिंधु एवं झेलम नदी के बीच में स्थित था और प्राचीन समय में तक्षशिला गांधार राज्य की राजधानी हुआ करती थी। फिर क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया वशीकरण का वर्णन है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अथर्ववेद में। अथर्ववेद में जादुई माया वशीकरण का वर्णन है और चारों वेदों में अथर्ववेद की रचना सबसे बाद में हुई थी। इस वेद में शल्यक्रिया, औषध विज्ञान तथा लौकिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है और इसके साथ ही जादू टोना, तंत्र मंत्र से संबंधित जानकारी भी इस वेद से प्राप्त होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 3, होयसल स्मारक पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, हेलीबीड और बेलूर में। होयसल स्मारक हेलीबीड और बेलूर में पाए जाते हैं और होयसल राजाओं का काल, कला एवं स्थापत्य की उन्नति के लिए विख्यात है। उनके द्वारा बनाए गए सुंदर मंदिरों के कई उदाहरण आज भी हेलीबीड, बेलूर और श्रवणबेलगोला में प्राप्त होते हैं। लेकिन आयोग के द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए यानी हम्पी और हेलीबीड को माना गया है, जो कि गलत है। फिर क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस एक राज्यादेशों में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, मास्की। मास्की अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है। मास्की, गुर्जरा, निट्टूर एवं उदयगोलम के अभिलेखों में ही अशोक का नाम मिलता है, जबकि सर्वप्रथम मास्की अभिलेख में ही अशोक का नाम पढ़ा गया था और अशोक बिंदुसार के पुत्र थे। फिर क्वेश्चन नंबर 5, बौधायन प्रमेय किससे संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, समकोण त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयों से। फिर क्वेश्चन नंबर 6, प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। इनमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन है और गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट उदाहरण किस स्थान पर उपलब्ध है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बाघ की गुफाओं में। फिर क्वेश्चन नंबर 7, प्राचीन निम्नलिखित में से किस मूर्तिकला में सदैव अस्तरित चट्टान का प्रयोग माध्यम के रूप में होता था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, भरहुत मूर्तिकला में। भरहुत मूर्तिकला में सदैव हरित स्तरित चट्टान का प्रयोग माध्यम के रूप में होता था और भरहुत मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है। यहाँ मौर्य सम्राट अशोक ने एक स्तूप का निर्माण भी करवाया था। फिर क्वेश्चन नंबर 8, भारत के कला और पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक का सबसे पहले निर्माण किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, धौली स्थित शैलकृत हाथी। मौर्य शासक अशोक के शासनकाल में धौली, जो कि उड़ीसा में है, वहाँ पे चट्टान को काटकर हाथी की आकृति बनाई गई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा एक काकतीय राज्य में अति महत्वपूर्ण समुद्र पतन था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि मोटपल्ली। फिर क्वेश्चन नंबर 10, भारत की धार्मिक प्रथाओं के संबंध में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जैन मत से। भारत की धार्मिक प्रथाओं के संबंध में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध जैन मत से है। फिर क्वेश्चन नंबर 11,
भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मैत्रेय। भारतीय इतिहास में मैत्रेय भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे। लेकिन बिहार एस्टेट आयोग ने इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए यानी अलोक्तिकेश्वर को माना है, जो कि गलत है। फिर क्वेश्चन नंबर 12, किसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, विजयनगर। विजयनगर राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था। फिर क्वेश्चन नंबर 13, जिस मध्यकालीन भारतीय लेखक ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया है वह है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अबुल फजल ने। अबुल फजल मुगल शासक अकबर का दरबारी कवि था जिसने अकबरनामा जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की थी और अबुल फजल ने ही अमेरिका की खोज का उल्लेख किया है। फिर क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। बीजापुर के शासक इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को गरीबों की सहायता करने के कारण अबला बाबा एवं गरीबों का मित्र कहकर भी पुकारा जाता था। वह एक महान विद्वान भी था और उसने हिंदी गीत संग्रह किताब नौरस की रचना भी की थी। फिर क्वेश्चन नंबर 15, मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से एक किसे बाबुल मक्का कहा था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, सूरत को। फिर क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, रामानंद ने। भक्ति संत रामानंद ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था और रामानंद का जन्म इलाहाबाद में कान्यकुब्ज ब्राह्मण परिवार में हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 17, धर्मत का युद्ध निम्न में से किनके बीच लड़ा गया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, औरंगजेब तथा दारा शिकोह के बीच। धर्मत का युद्ध औरंगजेब तथा दारा शिकोह के बीच में हुआ था और ये 15 अप्रैल 1658 ईस्वी को लड़ा गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही कालानुक्रमिक क्रम को दर्शाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, शंकराचार्य, फिर रामानुज और सबसे अंत में चैतन्य। फिर क्वेश्चन नंबर 19, भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जहांगीर के। भक्त तुकाराम जहांगीर के समकालीन थे और तुकाराम को महाराष्ट्र का कबीर भी कहा जाता है और तुकाराम शिवाजी के भी समकालीन थे। फिर क्वेश्चन नंबर 20, प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं कहाँ अवस्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हम्पी में। प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं हम्पी में अवस्थित है और हम्पी के सभी मंदिरों में विट्ठल स्वामी मंदिर सर्वश्रेष्ठ तथा सर्वोत्तम अलंकृत है। फिर क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, नागार्जुन। नागार्जुन भक्ति आंदोलन के प्रस्तावक नहीं थे, जबकि तुकाराम, त्यागराज और वल्लभाचार्य ये तीनों ही भक्ति आंदोलन के संत थे। फिर क्वेश्चन नंबर 22, मध्यकालीन भारत में महत्तर और पटकील पदनाम किनके लिए प्रयुक्त होते थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्राम मुखिया के लिए। फिर क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय इतिहास के मध्यकाल में बंजारे सामान्यतः कौन थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, व्यापारी। बंजारे मध्यकाल के घुमंतू व्यापारी थे
जो गांव-गांव, शहर-शहर घूमकर अपना माल बेचते थे और ये मूलतः राजस्थान के निवासी थे। फिर क्वेश्चन नंबर 24, मध्यकालीन भारत में आर्थिक इतिहास के संदर्भ में शब्द अर्घट्टा किसे निरूपित करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र को। फिर क्वेश्चन नंबर 25, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसकी व्यवस्था थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मागध की। फिर क्वेश्चन नंबर 26, सुप्रसिद्ध चित्र बनी ठनी किस शैली का है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, किशनगढ़ शैली का। किशनगढ़ शैली का सुप्रसिद्ध चित्र बनी ठनी था और किशनगढ़ के राजा सावंत सिंह ने बनी ठनी के नाम से सुविख्यात एक अर्ध सुंदरी दासी के रूप में राधा के स्वरूप की कल्पना की, जिससे प्रेरित होकर राजा ने कलाकृतियां तैयार करवाई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पृथ्वीराज चौहान के लिए। भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य चौहान वंश के शासक पृथ्वीराज चौहान के लिए प्रयुक्त हुआ था और समकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने इसे राय पिथौरा की संज्ञा भी दी है। फिर क्वेश्चन नंबर 28, सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, चौथ। फिर क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अकबर ने। मुगल शासक जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी और अकबर संगीत का बहुत ही ज़्यादा शौकीन था। फिर क्वेश्चन नंबर 30, दस्तार बंदान कौन कहलाते थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उलेमा। दस्तार बंदान उलेमा कहलाते थे और उलेमा सल्तनत काल में मुस्लिम धार्मिक गुरु थे जिनका कार्य मुस्लिम कानूनों की विवेचना करना हुआ करता था। फिर क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 ईस्वी के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, चित्तौड़। 1857 ईस्वी के विद्रोह से चित्तौड़ क्षेत्र प्रभावित नहीं था, जबकि लखनऊ, झांसी, जगदीशपुर, फैजाबाद, इलाहाबाद आदि क्षेत्र 1857 की क्रांति से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे। फिर क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से किसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट निरस्त किया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, लॉर्ड रिपन ने। वायसराय लॉर्ड रिपन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को रद्द किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, सन्यासी विद्रोह को। बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया है और सन्यासी विद्रोह 1770 के दशक में द्विज नारायण एवं केना सरकार के नेतृत्व में बंगाल से शुरू हुआ था और ये विद्रोही शंकराचार्य के अनुयायी थे और इस विद्रोह का प्रमुख कारण बंगाल में अकाल एवं तीर्थ स्थलों की यात्रा पर लगा प्रतिबंध था। फिर क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित किलों में से ब्रिटिश ने किसका सबसे पहले निर्माण किया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, फोर्ट सेंट जॉर्ज को। मद्रास में अंग्रेजों ने फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक किला 1641 ईस्वी में बनवाया था और यह भारत में अंग्रेजों का प्रथम किला था। फिर क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से किसने बहुविवाह नामक पुस्तक लिखी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बहुविवाह नामक पुस्तक लिखी। ईश्वर चंद्र एक समाज सुधारक के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने विधवा पुनः विवाह पर कानून बनाने के लिए अथक प्रयास किए तथा 1856 ईस्वी में विधवा पुनः विवाह अधिनियम पारित हुआ। फिर क्वेश्चन नंबर 36, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी,
संवैधानिक सुधार से। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव संवैधानिक सुधार से संबंधित है। नवंबर 1917 में मॉन्टेग्यू भारत आए तथा गवर्नर जनरल चेम्सफोर्ड एवं प्रशासनिक अधिकारियों व भारतीय नेताओं से बातचीत कर एक समिति का गठन किया, जिससे सुधारों का मसौदा जुलाई 1918 में संयुक्त रिपोर्ट में प्रकाशित किया गया और इसी को आधार मानकर 1919 का भारत सरकार अधिनियम बनाया गया और इसी कारण 1919 के अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से किसने भारत के हीरे और हीरे की खदानों की विस्तृत रूप से चर्चा की? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, जिया बैप्टिस्ट ट्रेवरनियर ने। जिया बैप्टिस्ट ट्रेवरनियर ने 6 बार भारत की यात्रा की और ट्रेवरनियर ने सूरत, आगरा, बुरहानपुर, गोवा, ढाका, गोलकुंडा आदि शहरों की यात्राएं की थी। यह पेशे से एक जौहरी था, इसलिए इसने हीरो के व्यापार व खनिजों के बारे में विस्तार से लिखा और ट्रेवरनियर का विवरण मुगल काल के आर्थिक इतिहास की जानकारी के लिए महत्वपूर्ण है। इसने अपनी यात्रा विवरण ट्रैवल इन इंडिया 1676 ईस्वी में प्रकाशित की थी। फिर क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, आचार्य नरेंद्र देव। फिर क्वेश्चन नंबर 39, भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी ने। भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद महात्मा गांधी ने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। गांधी जी का विचार था कि कांग्रेस का उद्देश्य स्वतंत्रता को प्राप्त करना था, अतः स्वतंत्रता के पश्चात कांग्रेस का अब कोई औचित्य नहीं रह गया है और इसे समाप्त कर देना चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 40, कांग्रेस अपने पतन की कगार पर है और भारत में रहते हुए मेरी एक महत्वाकांक्षा इसके शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त हो जाने में हाथ बटाने की है, यह कथन है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कर्जन का। कांग्रेस के बारे में लॉर्ड कर्जन का कथन है कि कांग्रेस अपने पतन के कगार पर है और भारत में रहते हुए मेरी एक महत्वाकांक्षा इसके शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त हो जाने में हाथ बटाने की है। फिर क्वेश्चन नंबर 41, कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। कांग्रेसी नेता महात्मा गांधी कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से थे। फिर क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। भारतीय नेता सुरेंद्र नाथ बनर्जी को ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था और सुरेंद्र नाथ बनर्जी कलकत्ता के निवासी थे और इन्होंने स्नातक के बाद 1869 ईस्वी में सिविल सर्विस परीक्षा उत्तीर्ण किया था और 1877 ईस्वी में सिलहट के सहायक दंडाधिकारी के पद पर उनकी नियुक्ति हुई थी, लेकिन इसके कुछ समय बाद ही सरकार ने उन्हें इस पद से बर्खास्त कर दिया था। फिर क्वेश्चन नंबर 43, कांग्रेस की प्रार्थना और याचिका की नीति अंततोगत्वा समाप्त हो गई। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। कांग्रेस की प्रार्थना और याचिका की नीति अंततोगत्वा बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में समाप्त हो गई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 44, भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क की। भारत विभाजन का बाल्कन प्लान लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क की उपज थी। कैबिनेट मिशन को अनियंत्रित होते हुए देखकर लॉर्ड माउंटबेटन ने मई 1947 में बाल्कन प्लान बनाया, जिसके तहत सत्ता अलग अलग प्रांतों को हस्तांतरित की जानी थी। इस प्रकार यह योजना भारत के अनगिनत टुकड़े करने की योजना थी, लेकिन जवाहरलाल नेहरू के तीव्र विरोध के कारण बाल्कन योजना त्याग दी गई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 45, 1920 ईस्वी के अहमदाबाद अधिवेशन में निम्नलिखित नेताओं में से किसने संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य मानने का प्रस्ताव रखा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, हजरत मोहानी।
1921 ईस्वी के अहमदाबाद अधिवेशन में प्रसिद्ध कवि एवं खिलाफत नेता हजरत मोहानी ने संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य मानने का प्रस्ताव रखा था और इस अधिवेशन के वास्तविक अध्यक्ष CR दास को बनाया गया था, पर उनके जेल में होने के कारण इसकी अध्यक्षता हकीम अजमल खान ने किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार धावे को आयोजित किया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, सूर्यसेन ने। सूर्यसेन के नेतृत्व में इंडियन रिपब्लिक आर्मी के सदस्यों ने चटगांव शस्त्रागार पर अप्रैल 1930 में आक्रमण कर हथियारों पर कब्जा कर लिया था और सूर्यसेन ने तिरंगा फहराकर अस्थायी क्रांतिकारी सरकार का गठन किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 47, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, खाद्य तथा कृषि विभाग था। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार ने 2 सितंबर 1946 को शपथ ली थी, जिसमें 12 सदस्य थे, लेकिन बाद में मुस्लिम लीग के सदस्य इसमें शामिल हो गए और अंतरिम मंत्रिमंडल में राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि विभाग, वल्लभ भाई पटेल के पास गृह सूचना एवं प्रसारण विभाग, बलदेव सिंह के पास रक्षा विभाग और जगजीवन राम को श्रम, लियाकत अली के पास वित्त विभाग था। फिर क्वेश्चन नंबर 48, महात्मा गांधी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, JB कृपलानी। महात्मा गांधी के अनुयायियों में जीवत राम भगवान दास कृपलानी भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिज्ञ तथा पेशे से शिक्षक थे। इन्होंने एक शिक्षक के रूप में अपना व्यावसायिक जीवन प्रारंभ किया था और कृपलानी अंग्रेजी और इतिहास के प्रोफेसर थे। ये 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी जी के संपर्क में आए थे। फिर क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से किसने सुबह आज़ादी नामक कविता लिखी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, फैज़ अहमद फैज़ ने। फैज़ अहमद फैज़ ने सुबह आज़ादी नामक कविता लिखी थी और फैज़ का जन्म सियालकोट में हुआ था और ये पहले एशियाई कवि थे जिन्हें सोवियत संघ द्वारा लेनिन शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रख लिया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑल इंडिया होम रूल लीग ने। ऑल इंडिया होम रूल लीग ने सन 1920 ईस्वी में अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रख लिया था। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में आपके साथ करेंगे। और अगर आप बिहार एस्टेट पेपर 1 में पूछे गए सोशल साइंस के इसी तरह और भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।